हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में जो हमारी चीज़ें बची हुई हैं हमने उन चीज़ों को कंप्लीट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट देखी थी किसकी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जो हमारा पहला इलास्टिक कांस्टेंट था। हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट है फॉर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, वो भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक जनरल देखेंगे कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या है, यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या है और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी। तो हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। देखो बच्चों, स्ट्रेस जो है, जो हम पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करेंगे यूनिट, वो होगी मेगा पास्कल, वो होगी मेगा पास्कल। मुझे पता है स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपका किस में रहेगा? फोर्स बच्चे रहेगा न्यूटन में। एरिया हम किस में लेंगे? mm स्क्वायर में। एरिया हम किस में लेंगे? mm स्क्वायर में। तो यहां पर जो यूनिट आएगी स्ट्रेस की वो हमेशा रहेगी मेगा पास्कल। क्या रहेगी? मेगा पास्कल। अब मुझे पता है क्या कि 1 मेगा पास्कल किसके बराबर, या 1 पास्कल, देखो 1 पास्कल किसके बराबर होता है बच्चों? 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल इक्वल्स कितना होगा? 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 गीगा पास्कल किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू है 10 की पावर 6 पास्कल, और 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू है 10 की पावर 9 पास्कल। समझ में आ रही है बच्चे बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जब हम मीटर को mm में चेंज करेंगे तो ये जो यूनिट है क्या, कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मेगा पास्कल किसके बराबर है? 10 की पावर 6 पास्कल। 10 की पावर 6 पास्कल, ध्यान समझना बच्चों, पास्कल क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम चेंज करें न्यूटन पर mm में, ध्यान समझेंगे बच्चों, अगर हम इसको चेंज करें न्यूटन पर mm में, तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होगा? ये होगा 10 की पावर 6 न्यूटन पर 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक सेकेंड, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें पता है 1 मीटर किसके बराबर? 10 की पावर 3 mm के। 1 मीटर किसके बराबर? 10 की पावर 3 mm के। तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 10 की पावर 6 न्यूटन, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 10 की पावर 6 mm स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 1 मेगा पास्कल किसके बराबर रहेगा? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? यहाँ पर हमने समझा बच्चे कि 1 मेगा पास्कल किसके बराबर है? 1 मेगा पास्कल है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये गीगा पास्कल किसके बराबर है? 1 गीगा पास्कल किसके बराबर है? 1 गीगा पास्कल, बात किसके कर रहे हैं? गीगा पास्कल की। ये है 10 की पावर 9 इंटू पास्कल, यही तो है। अब इसको अगर हम ब्रेक करें दो भागों में, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 पास्कल, तो ये किसके बराबर है? ये है मेगा पास्कल के बराबर। किसके बराबर है? मेगा पास्कल के बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 गीगा पास्कल किसके बराबर है? 10 की पावर 3 मेगा पास्कल। एक आपको ये ध्यान रखनी है,
क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि हमें सारी की सारी स्ट्रेस जो है, बच्चों वो लेनी है मेगा पास्कल में, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए जी, देखो अब क्या है, ये तो थी एसआई यूनिट, ये क्या थी हमारी स्ट्रेस की, ये जितने भी यूनिट है ये कौन सी है, हम देख रहे हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, ठीक है, ये होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की, स्ट्रेस की सीजीएस यूनिट देखो क्या हो, सीजीएस में हम क्या लेते हैं, केजीएफ में लेते हैं फोर्स, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, सीजीएस में हम इसे कैसे लेंगे, हम केजीएफ, और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट जो आएगी वो कितनी आएगी हमारी, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाली, ठीक है, वो आपकी कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाली। अब देखो अगर हम बात करें, ध्यान से समझेंगे बच्चे, अगर हम बात करें किसकी, हम अगर बात करें किसकी, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की क्या यूनिट होगी, स्ट्रेन क्या है, रेशियो है किसका, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। चूंकि दोनों डायमेंशन का रेशियो है, इसीलिए जो स्ट्रेन है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, यूनिटलेस है, ठीक है। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, मैंने आपको हुक्स लॉ बताया था कल। हुक्स लॉ क्या है, देखो हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उस डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन के, उस डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन के, ये हमारा हुक्स लॉ होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या इंट्रोड्यूस होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको आज हमें समझना है अच्छे से, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान से समझेंगे। चूंकि मुझे पता है कि सिग्मा एक्स इंटू ई इज इक्वल टू होगा हमारा एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। तो यहां से देखो इसकी क्या यूनिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, और इसकी क्या यूनिट है, मेगा पास्कल, यार सिंपली वी कैन से पास्कल। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या यूनिट आ जाएगी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी क्या आ जाएगी हमारी, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल भी हो सकती है, गीगा पास्कल भी हो सकती है, पास्कल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, समझ में आई बात, तीनों हो सकती है, दोनों नहीं तीनों, तीनों हो सकती है। तो हम जनरली कौन सी यूनिट लेंगे, ये वाली लेंगे, ये बड़ी यूनिट होती है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक बड़ी क्वांटिटी होती है स्ट्रेस के कंपैरिजन में, इसलिए इसको छोटा स्केल पे दिखाने के लिए हमें बड़ी यूनिट में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बस आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, क्या कि स्ट्रेस हमें किस में देखनी है, मेगा पास्कल में, फोर्स किस में होगा, न्यूटन में, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सार है इसका, एरिया किस में होगा, mm स्क्वायर में, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी हमारी गीगा पास्कल में। आपको ये बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त यूनिट बैलेंस होनी चाहिए, कैलकुलेशन करते वक्त ये मेगा पास्कल में आएगी, है ना। इसमें लिख सकते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब सॉल्व करवा दूंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ड्यूरिंग कैलकुलेशन ई जो होना चाहिए वो मस्ट भी किस में होना चाहिए, मेगा पास्कल के, क्योंकि यूनिट बैलेंस करनी है ना हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, यूनिट आपको बैलेंस करनी है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसलिए सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है। चलिए जी, हमने यहाँ पर यूनिट देख ली। अब देखो बात आई है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, बात किसकी आई है,
यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? ई। मुझे पता है, देखो बच्चों ध्यान से समझना, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझते हैं। वाई वी हैव टू कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, एक चीज याद रखना, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आती है टेंसाइल टेस्ट के द्वारा, बाय टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट भी आज हम समझेंगे, टेंसाइल टेस्ट के द्वारा आता है। नीड क्या है? देखो नीड क्या है? नीड ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं आपको नीड समझाऊंगा, इसकी नीड क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि टेंसाइल टेस्ट क्या है। देखो बच्चों हमें पता है क्या कि जो मेरी स्ट्रेन है एप्सिलॉन, ये किसके बराबर है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। अब मुझे क्या गिवन है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, कि मुझे इनिशियल लेंथ गिवन होती है, यानी कि ये वैल्यू क्या है? ये नोन वैल्यू है। गिवन का मतलब क्या है? ये नोन वैल्यू है, ये हमें पता होती है। अब मुझे फाइनल निकालना क्या है बच्चों? फाइनल मुझे निकालना क्या है? मुझे फाइनल लेंथ निकालनी है, मुझे फाइनल लेंथ निकालनी है। ध्यान से समझेंगे, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट फाइनल लेंथ, तभी तो हम स्ट्रेन बता पाएंगे। तो अगर मुझे ये निकालनी है तो इसको मुझे मेजर करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो स्ट्रेन तब आएगी जब मेरे को फाइनल लेंथ कैसे पता लगेगी? इट इज टू बी, इट हैज टू बी मेजर, क्या? प्रैक्टिकली। ठीक है, तो स्ट्रेन को जब तक हमें स्ट्रेन नहीं मालूम होगी तब तक फाइनल लेंथ पता चल पाएगी? या उल्टा समझ लें वो भी अच्छा है। देखो ये भी अच्छा है, अगर आप उल्टा समझते हैं तो वो ज्यादा आसान होगा। देखो क्या है बच्चे, ध्यान समझेंगे, अगर मुझे स्ट्रेन चाहिए, अगर मुझे स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? मुझे जो फाइनल लेंथ है ये मेजर करनी पड़ेगी। ये मुझे क्या करनी पड़ेगी? मेजर्ड करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ कि जितनी बार मैं फोर्स लगाऊंगा मुझे उतनी बार ये मेजर करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली। तो क्या ये फिजिबल कंडीशन है? क्या इसको बार बार मेजर करना अच्छी बात होगी इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। तो यहां पर क्या है, ये जो स्ट्रेन है जब हम इसको मेजर करते हैं तो स्ट्रेन हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यहां ये कैलकुलेट करें, इट हैज टू बी, लिखेंगे इट हैज टू बी मेजर्ड प्रैक्टिकली, इट हैज टू बी मेजर्ड प्रैक्टिकली। ध्यान से समझेंगे बच्चे, इट हैज टू बी मेजर्ड प्रैक्टिकली। और स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं बना उसको मेजर करने का। लेकिन स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? किसकी? इट हैज टू बी मेजर्ड प्रैक्टिकली बाय स्ट्रेन गेजेस। हमारे पास स्ट्रेन गेज होते हैं, उनसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेन गेजेस। और ये जो स्ट्रेन गेजेस होते हैं ना बच्चे, इनका नाम होता है एक, इनको हम कहते हैं स्ट्रेन रोजेट्स, स्ट्रेन रोजेट्स। तो स्ट्रेन रोजेट्स लगाने पड़ेंगे आपको, जिससे आपकी स्ट्रेन प्रैक्टिकली मेजर होगी। उससे क्या होगा? उससे हम ये फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या अब ये अच्छी बात है कि हम बार बार स्केल लेके बैठें और लेंथ को हम बार बार मेजर करें? ठीक है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है फ्रॉम दी कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंजीनियरिंग माइंड कैसे लगाना है यहाँ पे? अब हम क्या करें, हम क्यों ना एक रिलेशन बनाए स्ट्रेस और स्ट्रेन में। अगर रिलेशन बन जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में तो हम स्ट्रेस को तो मेजर कर नहीं सकते, वो तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट होगी,
विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन पता है तो मैं स्ट्रेन निकाल सकता हूं थ्योरेटिकली। क्या निकाल सकता हूं मैं? स्ट्रेन थ्योरेटिकली। उससे फायदा क्या होगा? बार बार स्केल लेके जरूरत नहीं होगी बैठने की, बार बार स्केल से हम मेजर नहीं करेंगे। तो हमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्यों निकालना है? बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेन थ्योरेटिकली, वी वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेन थ्योरेटिकली। इसीलिए आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए, इसीलिए हमें टेंसाइल टेस्ट करना है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कर क्या रहा है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कर क्या रहा है? स्ट्रेन को निकाल रहा है थ्योरेटिकली। कैसे? अभी हम बात करेंगे कैसे निकाल रहा है स्ट्रेन को थ्योरेटिकली। तो लिखेंगे यहां पे, देखो बात समझ में आ रही है कैसे? देखो कर क्या रहे हैं हम, यहां पर लिखेंगे नोट करके, नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या है नोट पॉइंट? कि वी वांट टू, या फिर हम कहेंगे स्ट्रेन हैज टू बी कैलकुलेटेड, स्ट्रेन हैज टू बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। ठीक है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ young modulus of elasticity, or we can say young modulus with the help of young modulus of elasticity we can, or we are able to, ऐसे भी कह सकते हैं, we can calculate the strain theoretically। ध्यान रखना बच्चों, theoretically। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेन को निकालेंगे थ्योरेटिकली। यही बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार स्केल लेके नहीं बैठना हमें। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी? देखो करेंगे टेंसाइल टेस्ट। एक ऐसा कांस्टेंट निकालेंगे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बनाता हो। ठीक है, उनको कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या आई? इलास्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या आई? इलास्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है बच्चे, क्या ये स्टेबलाइज्ड करते हैं रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लिखेंगे इट स्टेबलाइज्ड द रिलेशन between, it stabilize the relation between stress and strain। क्योंकि अगर हमें इनके बीच में रिलेशन पता लग गया स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में, तो हम स्ट्रेन को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है? कि जो स्ट्रेस है किसी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी स्ट्रेन के। अब हम क्या करेंगे? इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को करेंगे रिमूव। तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू होगा कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन एक्स। अब देखो एक रिलेशन आ गया ना मेरे पास, इसको हम मेजर कर सकते हैं थ्योरेटिकली, कैलकुलेट, मेजर नहीं। ये हमारी थ्योरेटिकली कैलकुलेट होगी बिल्कुल। अगर मुझे ये पता लग गया तो मैं इसको भी थ्योरेटिकली निकाल सकता हूं। समझ में आ रही है बात? इसको भी मैं थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर हो रहा है पॉइंट?
ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? इस बात को ध्यान रख लेना कि इसको भी हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। ये तो हमारी थ्योरेटिकली निकलेगी ही, ये तो हमारी थ्योरेटिकली निकलेगी, लेकिन हमें स्ट्रेन चाहिए थ्योरेटिकली, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और वो रिलेशन स्टेबलाइज होता है थ्रू द इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। होमोजीनियस होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है, ऑर्थोट्रॉपिक होता है। ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। तो हमें स्ट्रेन थ्योरेटिकली निकालनी है, दैट्स व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किससे, कौन से? बाय टेंसाइल टेस्ट। समझ में आ रही है बच्चे बात? तो उससे पहले हमें टेंसाइल टेस्ट समझना पड़ेगा। देखो हेडिंग डालेंगे टेंसाइल टेस्ट। कैसे निकालते हैं? टेंसाइल टेस्ट का सिर्फ एक एम है, टेंसाइल टेस्ट का सिर्फ एक एम है। क्यों करते हैं टेंसाइल टेस्ट? टेंसाइल टेस्ट का सिर्फ एक एम है, हम चाहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना। लिखेंगे द एम ऑफ टेंसाइल टेस्ट, द एम ऑफ टेंसाइल टेस्ट is to calculate the young modulus of elasticity, the young modulus of elasticity। एक ही एम है इसको करना, टेंसाइल टेस्ट। वाई वी आर डूइंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन स्पेसिमेन? बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय विच वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेन थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ। समझ में आ रही है बात बच्चे? टू द पॉइंट कनेक्ट करके चलना है, तब मजा आता है। ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट का एम समझ में आ गया। चलिए जी, अब बात समझेंगे मेरी जो ध्यान से है। टेंसाइल टेस्ट करते कैसे हैं? देखो, टेंसाइल टेस्ट होता है यूटीएम मशीन पे, ऑन यूटीएम मशीन। यूटीएम मशीन की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। समझ में आ रही है बात? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फटीग टेस्ट भी किया जाता है इस पे, लेकिन मेनली टेंसाइल टेस्ट जो है वो हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। अब देखो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे क्या है, स्पेसिमेन कैसा होता है। देखो टेंसाइल टेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा। स्पेसिमेन कैसा होता है? वो इस टाइप का होता है, ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है। ठीक है, देखो इस टाइप से स्पेसिमेन बनाते हैं हम। ये स्पेसिमेन कहलाता है टेंसाइल टेस्ट का, ये स्पेसिमेन कहलाएगा टेंसाइल टेस्ट का। यहां पे एक बात ध्यान देने की क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की क्या है कि ये जो लेंथ होती है, ये स्टैंडर्ड लेंथ होती है, इसको हम कहते हैं गेज लेंथ। इट इज कॉल्ड LG। LG क्या है हमारी? गेज लेंथ। ठीक, टेंसाइल टेस्ट में ये स्टैंडर्ड रखी जाती है जो स्पेसिमन का होता है। एक रखी जाती है 75 mm और एक रखी जाती है 90 mm। एक क्या रखी जाती है? 90 mm। एक रखी जाती है 90 mm। समझ में आ रही है बात बच्चे? कोई भी रख सकते हो आप, 75 की भी, 90 की भी, डिपेंड करता है आप कौन सी यूटीएम पे यूज कर रहे हो। यूटीएम का साइज भी होता है ना, अलग अलग यूटीएम होती है। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम कहते हैं, ये जो कर्व देख रहे हो ना आप, ये कर्व जो होता है इसको हम कहते हैं फिलेट। फिलेट। और जो रेडियस बनाती है उसे कहते हैं फिलेट रेडियस। क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है इसको समझो। देखो अगर मैं स्पेसिमेन ऐसा बनाऊं तो क्या गड़बड़ है इसमें? इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है यहाँ पे, ये गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पर एरिया जो है वो मिनिमम हो गया है।
एरिया जो है मिनिमम हो गया है, क्योंकि पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट का कोई एरिया होता है नहीं, तो ये एरिया यहां पर मिनिमम है इस पॉइंट पे। तो क्या होगा कि ये खींचेगा नहीं, यहीं से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। स्ट्रेस क्या है बच्चे? स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर एरिया मेरा कम हो गया, अगर ये मेरा मिनिमाइज हो रहा है, तो गिवन फोर्स के लिए स्ट्रेस जो है वो मेरी मैक्सिमम नहीं हो जाएगी क्या? ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक फिलेट रेडियस को प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्ट्रेस आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो ये जो स्पेसिमेन है वो यहां से नहीं टूटेगा। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बच्चे कि ये यहां से ब्रेक करे, हम ये चाहते हैं कि ये मिडिल से ब्रेक करे, हम ये नहीं चाहते कि यहां से ब्रेक करे, इसीलिए हम इसमें फिलेट रेडियस प्रोवाइड कराते हैं। तो किसी ने पूछा कि स्पेसिमेन में फिलेट रेडियस क्यों प्रोवाइड कराते हैं? बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन का, मुझे याद आ गया। जैसे आपकी दो उंगलियां हैं, इन उंगलियों के बीच में आपने देखा ये जो गैप होता है ये एक रेडियस होती है। ये क्या होती है? एक रेडियस होती है, दिख रही होगी आपको। अगर ये पॉइंट होता तो क्या होता? अगर उंगली थोड़ी सी भी आप फ्लैट करके खींचते तो ये क्या होता है? इसमें क्रैक हो जाता है, यानी कि फट जाती। तो भगवान ने देखो नेचुरली हमारे हाथ में स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अच्छे से बनाया है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे हैंडल होता है दरवाजे का, वहां भी हम कर्व देते हैं। तो ये मशीन डिजाइन का टॉपिक होता है बच्चों की, हम स्ट्रेस को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो ये कहलाता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक टॉपिक होता है मशीन डिजाइन में, उससे रिलेटेड है। तो समझ में आ गया होगा ये फिलेट रेडियस क्यों प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब देखो टेंसाइल टेस्ट में क्या होगा कि यूटीएम पे इसको लगाया जाएगा। यूटीएम में इधर एक फोर्स लगेगा P और इधर एक फोर्स लगेगा P, दोनों तरफ से इसे खींचा जाएगा। यूटीएम क्या होता है? क्लैंप, एक क्लैंप डिवाइस होती है, वर्टिकल उसकी एक्सिस होती है। यहां से पकड़ेंगे, एक ऐसे पकड़ा जाएगा और एक ऐसे पकड़ा जाएगा, और ये दोनों ऐसे खींची जाएंगी। जब दोनों ऐसी खींची जाएंगी तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये फेल करेगा। अब उसमें होगा क्या? देखो उसमें क्या होगा। तो टेंसाइल टेस्ट में हो क्या रहा है? देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, उसको समझो क्या होगा। जैसे मेरे पास y एक्सिस पे मैंने ले लिया लोड और x एक्सिस पे ले लिया मैंने डिफॉर्मेशन। हम लोड लगा रहे हैं, लोड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका धीरे 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 क्या है? बढ़ता जा रहा है ये। और मैंने कहा कि ये यहाँ फेल कर गया सपोज। एक चीज और याद रखना बच्चों, जो टेंसाइल टेस्ट है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट के जोन के अंदर ही किया जाता है, हमें उसी की बात करनी है, हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का कोई भी रिलेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, नाम में ही छुपा है इसके, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ये इलास्टिक रेंज में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं इलास्टिक लिमिट तक ही बात करूंगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका डिफॉर्मेशन बढ़ता है, तो हमें ग्राफ मिलता है इस टाइप का। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्लोप। ये क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं स्लोप। अब ये स्लोप क्या है? देखो मुझे पता है, मैं क्या जानता हूं कि फोर्स क्या होता है? ये होता है हमारा बेसिक से बताता हूं। मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता है बच्चे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिफॉर्मेशन का होगा, नहीं होगा? इस ग्राफ से, इस ग्राफ से डिफॉर्मेशन का होगा, नहीं होगा? ठीक है, ये आपकी मान लो इलास्टिक लिमिट है यहीं तक। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाएं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं के, जिसे हम कहते हैं के। और ये जो के है ये बेसिकली क्या है? स्टिफनेस है बॉडी का। के जो है ये क्या है? के जो है स्टिफनेस है बॉडी का। के क्या है? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। स्टिफनेस का काम होता है डिफॉर्मेशन को रोकना। ठीक है, के क्या है? स्टिफनेस। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये हो जाएगी हमारी न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर ये हमारी यूनिट हो जाएगी स्टिफनेस की। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन, टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात? ये डिफॉर्मेशन को रोकता है, ये डिफॉर्मेशन को रोकता है। ध्यान से समझेंगे। देखो अब ये क्या है, ये एक चीज और है, ये क्या है, ये स्लोप भी है। के क्या है, देखो के पी बाय डेल्टा एल। तो ये स्लोप किसके बराबर होगी बच्चे? ये के बराबर ही तो होगी। डी वाई बाई डी एक्स, के को हम क्या कह सकते हैं, आप पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है हमारा स्लोप? डी वाई बाई डी एक्स होता है कि नहीं होता है? एंगल क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई पे क्या लिया हुआ है? पी, और एक्स पे क्या लिया हुआ है? डिफॉर्मेशन। तो ये फॉर्मूला वही नहीं आ गया? तो के क्या है? स्टिफनेस क्या है बच्चों? स्टिफनेस है स्लोप ऑफ, ये बात ध्यान रखेंगे, स्लोप ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। एक बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है? अब ये कर क्या रहा है, देखो मैंने कहा कि ये प्रिवेंट करता है डिफॉर्मेशन को। बात को समझना बच्चे, ये प्रिवेंट करता है डिफॉर्मेशन को, ठीक है? देखो मैं कहता हूं फॉर गिवन लोड, ध्यान से समझेंगे, फॉर गिवन लोड, फॉर गिवन लोड पी की वैल्यू हमने कर दी फिक्स। स्टिफनेस मेरा जितना ज्यादा होगा उतना मेरा डिफॉर्मेशन कम होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टिफनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिफॉर्मेशन के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये क्या काम करता है? डिफॉर्मेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो जितना ज्यादा मेरा डिफॉर्मेशन होगा उतना कम मेरा स्टिफनेस होगा। ध्यान से समझेंगे, अगर मैं कहूं स्टिफनेस मेरा कम है तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका क्या मतलब है? स्लोप मेरी जितनी ज्यादा होगी उतना मेरा कम डिफॉर्मेशन होगा। ये क्या है? स्लोप ही तो है स्टिफनेस। तो यहां पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि स्लोप जितनी, अगर मान लो मैं कहता हूं स्लोप ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम की, मैंने कहा ये के है, और अगर ये मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मोर है, तो डिफॉर्मेशन क्या होगा? डेल्टा एल। ये क्या होगा? ये होगा वेरी लो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी स्लोप है के, अगर ये वैल्यू मेरी क्या है? कम है, ठीक है, लो वैल्यू है, तो डिफॉर्मेशन क्या होगा हमारा? लो तो नहीं कहेंगे, स्मॉल वर्ड सही होगा, ठीक है? यहाँ पर वर्ड्स जो है सही से यूज होने चाहिए। तो डिफॉर्मेशन क्या होगा? स्मॉल। के की वैल्यू क्या है? अगर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आपका जो डिफॉर्मेशन स्मॉल है, तो के अगर हमारा स्मॉल है तो मुझे बताओ कि डिफॉर्मेशन क्या होगा? लार्ज होगा कि नहीं होगा? डिफॉर्मेशन होगा हमारा लार्ज। यानी कि देखो कैसे समझे इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं कहता हूं मेरी स्लोप ज्यादा है, अगर मेरी स्लोप ज्यादा है, जैसे मैंने कहा कि एक स्लोप मेरी ये है, एक स्लोप मेरी ये है। ध्यान से समझेंगे बच्चे, हमने कहा फॉर गिवन फोर्स, फॉर गिवन फोर्स बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट मुझे मिलते हैं, एक पॉइंट ये है हमारा सेकंड, दूसरा पॉइंट ये है हमारा फर्स्ट। ध्यान समझेंगे बच्चे, एक स्लोप तो यह है मेरी जिसे हम कहेंगे K2, एक स्लोप यह है मेरी जिसे हम कहेंगे K1। तो क्लियरली वी कैन से दैट K1 इज ग्रेटर देन K2, है कि नहीं है? यानी कि स्टिफनेस जो है वो पहले वाले ग्राफ का ज्यादा है क्योंकि उसकी स्लोप ज्यादा है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है नोट करने का, डिफॉर्मेशन देखो पहले वाले का क्या है। पहले वाले का डिफॉर्मेशन आता है ये, और दूसरे वाले का डिफॉर्मेशन आता है ये। तो पहले वाले का डिफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे? ये डेल्टा L1, और दूसरे वाले का डिफॉर्मेशन है ये डेल्टा L2। तो यहां मैं क्लियरली कह सकता हूं चूंकि स्टिफनेस मेरा ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन क्या होगा? कम। किससे? दूसरे वाले से। समझ में आ रही है बात? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारा स्टिफनेस ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारा स्टिफनेस ज्यादा, अगर मोर स्टिफनेस है तो डिफॉर्मेशन विल बी लेस। समझ में आ रही है बात? एंड वाइस वर्सा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये डिफॉर्मेशन और लोड डायग्राम है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां पे एरिया से डिवाइड करूं तो एरिया क्या चेंज हो रहा है? नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ध्यान से समझेंगे बच्चे,
ये कांस्टेंट नेचर का है। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है नहीं। और अगर मैं यहाँ पे लेंथ से डिवाइड करूं, चलो मैं अलग से लिख के दिखाता हूं ना आपको, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो मुझे पता है मेरे पास क्या है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम है, ठीक। क्या है, देखो ऐसा है, ये मैंने कहा ये लोड है और ये डिफॉर्मेशन है। अब अगर मैं यहां पे एरिया से डिवाइड करूं, अगर मैं यहां पे एरिया से डिवाइड करूं तो ये इसका नेचर क्या है, वेरिएबल है नहीं, ये कांस्टेंट नेचर का है, ये बदल नहीं रहा है, ये कांस्टेंट नेचर का है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एल आई से डिवाइड किया, ये भी क्या है हमारी कांस्टेंट नेचर की, ये क्या बदल रही है, ये इनिशियल पैरामीटर थे मेरे, ये क्या है मेरे इनिशियल पैरामीटर, समझ में आ रही बात, ये क्या है मेरे इनिशियल पैरामीटर। तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, ये भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहेगा, जो डेल्टा एल का इफेक्ट आ रहा था वो ही रहेगा, और ये भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से ये किसके इक्विवेलेंट चला जाएगा, ये डायग्राम किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है स्ट्रेस, और डेल्टा एल अपॉन एल आई क्या है स्ट्रेन, डेल्टा एल आई अपॉन एल आई क्या है स्ट्रेन। ध्यान से समझेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। यहां पे एक डायग्राम बनेगा इस टाइप का, ये कौन सी लिमिट होगी, ये होगी प्रोपोर्शनल लिमिट, ये क्या होगी हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आ रही बात, जैसे यहां पर क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन था, ऐसे यहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्ट्रेन। और ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा E इंटू एप्सिलॉन। समझ में आ रही है बात, E क्या है देखो, अब E भी dy बाई डी एक्स पे चला गया, ये किसका रोल अदा कर रहा है y का, ये किसका x का। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं, क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, देखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम कहां से आया, लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम से आया, लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम से आया, ठीक है। ये क्या है मेरा, दिस इज आवर स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन और ये स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये था हमारा, ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। पहला पॉइंट जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हुक्स लॉ वैलिड होता है। दूसरा आता है इलास्टिक लिमिट, कहीं कहीं इलास्टिक लिमिट तक भी मानते हैं, मैं अभी सब बताऊंगा कब हम हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट पे बात करेंगे, कब हम हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट पे बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझेंगे बच्चे, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है मेरी, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस किस में ले लिया हमने, ये हमने ले लिया वाई डायरेक्शन में, ये हमने किस पे लिया एक्स डायरेक्शन में। ध्यान से समझेंगे, स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे ई कहते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ई की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि मैं कह सकता हूँ ई की वैल्यू क्या है बेसिकली वाई बाय एक्स, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम की। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है हमारी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है स्लोप है आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की, ठीक है, स्लोप है। अब ध्यान से समझेंगे, जब ये स्लोप है हमारी, और वाई वी वांट टू कैलकुलेट द यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी, वाई वी वांट टू कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेन थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली हम स्ट्रेन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
बाय टेंसाइल टेस्ट। अब समझ में आ रही है बात, ये स्लोप है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की। अब ध्यान समझेंगे, देखो स्लोप है कहां तक है और हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है। याद रखना ये वैलिड होता है, वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ध्यान रखना, वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ हमेशा वैलिड है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, बट कभी कभी कह देते हैं इलास्टिक लिमिट तक भी वैलिड करता है। वो कहां कहते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। समझ में आ रही है बात, वो हम देखेंगे कहां कहते हैं। अच्छा, जब स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो स्लोप क्या होती है, ये होती है बच्चे, ये होती है हमारी स्लोप। क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर गिवन स्ट्रेस जितनी मेरी स्लोप ज्यादा होगी, यहां पर दो कंडीशन बनेगी। देखो अब यहां पर हमारी बनेगी दो कंडीशन। स्लोप किसके बराबर है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसके बराबर है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्लोप है बच्चे हमारे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां बनेंगे दो केस। देखो पहले लिखेंगे केस वन, फॉर गिवन स्ट्रेस, फॉर गिवन स्ट्रेस। गिवन स्ट्रेस का मतलब क्या है, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू है P बाय ए। दोनों में फोर्स क्या है, सेम। एरिया क्या है, सेम। बस मटेरियल डिफरेंट है। फॉर गिवन स्ट्रेस, फॉर गिवन स्ट्रेस और डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल, क्योंकि एक मटेरियल का यंग मॉडुलस एक ही होगा। ठीक है। फॉर प्रेशर और टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल हमेशा कांस्टेंट रहती है, बिकॉज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रखना हमेशा, ई जो है ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी हमारी। ठीक है, किस पे, फॉर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। अब हमने कहते हैं कि गिवन स्ट्रेस, यानी कि हमने दो मटेरियल है हमारे पास। समझना बच्चे, मान लो हमारे पास दो मटेरियल, मैंने कहा ये कि एक मटेरियल मेरे पास ये है जो एल्यूमिनियम का है, इस पे फोर्स लग रहा है P, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, तो स्ट्रेस सेम हो जाएगी। लेंथ कितनी है, लेंथ हमने कहा ये हमारी L है। ठीक है, ध्यान समझेंगे बच्चे। दूसरा मटेरियल क्या है, दूसरा मटेरियल है मेरे पास सपोज माइल्ड स्टील। दूसरा मटेरियल है मेरे पास माइल्ड स्टील का, इस पे मैंने सेम फोर्स लगाया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, सेम। लेंथ क्या है, सेम, लेकिन डिफॉर्मेशन सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ई है डिफरेंट। ई क्या है, वो डिफरेंट है, इसलिए डिफॉर्मेशन सेम नहीं होगा। तो पहले वाले और दूसरे वाले को देखो, अगर हम कंपैरिजन करें, पहले और दूसरे वाले का कंपैरिजन करें, याद रखना बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील हमेशा ज्यादा है यंग मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे इलास्टिक एलिमेंट होता है आपका माइल्ड स्टील, सिंपली स्टील। सिंपली स्टील नोट करके लिखने, यहां पे ये पेपर में आता है सवाल, मोस्ट इलास्टिक मेटल क्या है, स्टील। मोस्ट इलास्टिक मेटल स्टील। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यही बताती है बच्चे कि कितना खींचेगा, फोर्स लगाने से कितना खींचेगा, यही बताता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं दोनों को लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की स्लोप होती है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग मॉडुलस माइल्ड स्टील का ज्यादा है, तो इसकी स्लोप ज्यादा होगी। ये गया हमारा माइल्ड स्टील का, ये हमारी माइल्ड स्टील है। और एल्युमिनियम का कम है, ये हमारा एल्युमिनियम का है, ये हमारा एल्युमिनियम का है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है हमारा, ई एल्युमिनियम। ये कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है ई माइल्ड स्टील। और ये वाली बात यहाँ पर प्रूफ हो रही है। तो ध्यान से समझेंगे, फॉर ए गिवन स्ट्रेस, फॉर ए गिवन स्ट्रेस का मतलब क्या है
कि हमारी स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये मेरा माइल्ड स्टील का पॉइंट आया, ये मेरा किसका पॉइंट आया, एल्युमिनियम का। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, इसके करस्पॉन्डिंग यहां देखें बच्चे ध्यान से, इसके करस्पॉन्डिंग ये डिफॉर्मेशन आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा यहां पर डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, ये मेरा यहां पे डिफॉर्मेशन आ रहा है। क्लियर है बात बच्चे? देखो ये क्या है हमारा, ये डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन किसका है, माइल्ड स्टील का। और ये जो डिफॉर्मेशन है ये ऊपर नहीं जा सकता क्या, बोर्ड पे लेना पड़ेगा। देखो बच्चे क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा माइल्ड स्टील का डिफॉर्मेशन आया, और ये डिफॉर्मेशन किसका है, एल्युमिनियम का। ये डेल्टा एल है किसका, एल्यूमिनियम के, या स्टेन कह सकते हैं हम इसे, या हम स्टेन भी कह सकते हैं इसको, स्टेन के उसमें देख रहे हैं तो स्टेन कह सकते हैं, स्टेन से दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेन से दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो देखो ये जो आ रहा है आपकी, ये कौन सी स्टेन है, ये माइल्ड स्टील की है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी स्ट्रेन है, ये एल्यूमिनियम की है। तो बच्चे ध्यान से बात सुनेंगे, क्या सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि फॉर गिवन स्ट्रेस, यानी कि मैंने कहा कि सिग्मा माइल्ड स्टील इज इक्वल टू है सिग्मा एल्यूमिनियम। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, और यंग मॉडुलस ऑफ जो है माइल्ड स्टील का वो ज़्यादा है यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम का। तो क्लियरली वी कैन से दैट कि स्ट्रेन जो होगी ना माइल्ड स्टील की वो कम होगी स्ट्रेन एल्युमिनियम से, और ये सारा काम इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, यहाँ कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, सारा काम ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। समझ में आ रही है बात? तो जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा फॉर ए गिवन स्ट्रेस, पहली चीज़ ये है, ठीक है। केस 2 क्या है, देखो यहाँ पे केस 2 क्या आएगा कि हमने कहा फॉर गिवन स्ट्रेन, फॉर गिवन स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस अब डिफरेंट होगी फॉर ए गिवन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस डिफरेंट है, यहाँ पे मटेरियल तो डिफरेंट है ही, मटेरियल क्या है, डिफरेंट, सेम जैसे हमने केस लिया है। तो मैं अब दोनों यहीं पर बना दूंगा इकट्ठे, ठीक है, बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा स्ट्रेस है, ये मेरा स्ट्रेन है, मेरे पास मान लो दो मटेरियल हैं, एक आ गया था मेरा एल्युमिनियम और एक था मेरा माइल्ड स्टील। ये क्या था मेरा माइल्ड स्टील, क्योंकि इसका ग्राफ ज़्यादा था, मतलब स्लोप ज़्यादा थी, और ये एल्युमिनियम था। क्लियर है? अब कह रहा है फॉर ए गिवन स्ट्रेन, कह रहा है फॉर गिवन स्ट्रेन, यानी कि एक स्ट्रेन को आप कांस्टेंट कर लो, ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिला मेरे को ये माइल्ड स्टील का और एक मिला मुझे एल्युमिनियम का। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारी आ रही है स्ट्रेस, किसकी है ये, एल्युमिनियम की, और ये कौन सी है, ये आ रही है माइल्ड स्टील की। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ बच्चे, क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरी स्ट्रेन समान है, यानी कि माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेन है वो ही एल्युमिनियम की है, तो मेरी जो स्ट्रेस है माइल्ड स्टील की वो ज़्यादा होगी एल्युमिनियम से। क्यों? क्योंकि मेरा यंग मॉडुलस माइल्ड स्टील का ज़्यादा है एल्युमिनियम से, ठीक है, माइल्ड स्टील का ज़्यादा है एल्युमिनियम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे दिमाग में रखेंगे, ठीक है, कि जब स्ट्रेन सेम होती है तब, जब स्ट्रेन सेम होती है, नोट करके लिखवाएंगे यहाँ पर अलग से, है ना, नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पर जब क्या, अगर हमारी सेम है क्या स्ट्रेन, अगर हमारी स्ट्रेन सेम है तो बच्चों ध्यान रखना
स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे यंग मॉडुलस आपका बढ़ जाएगा, और यंग मॉडुलस जैसे जैसे घटेगा स्ट्रेस आपकी घटेगी। अब ये ऐसा नहीं कि ये बढ़ेगा घटेगा, ई जो है वो फॉर पर्टिकुलर मटेरियल सेम रहेगा, तो यानी कि हम मटेरियल अलग अलग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम मटेरियल चूज करते जाएंगे जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो स्ट्रेस भी हमारी बढ़ती चली जाएगी फॉर ए गिवन स्ट्रेन। ये मतलब इस बात का, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा नोट में, दूसरा क्या है सेकंड, कि अगर हमारी स्ट्रेस सेम है, अगर हमारी स्ट्रेस सेम है तो जैसे जैसे यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा मेरी स्ट्रेन कम होती चली जाएगी, मेरी स्ट्रेन कम होती चली जाएगी, या यंग मॉडुलस अगर कम होगा मेरी स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है? गेट में सवाल आया है 2004 में बहुत प्यारा इससे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि वो सवाल जो है वो है इसी पे बेस्ड, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कंसेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया है। सारे कंसेप्ट यही चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लो आप, आईएएस तक के सवाल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चले अब आगे चलते हैं। देखो अब हमने रिलेशन बना लिया है, रिलेशन हम स्टेबलाइज कर चुके हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा होगा, हेडिंग डालेंगे क्या, स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। अब इसका फायदा बताता हूं क्या है, स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल लोडिंग। देखो यूनिएक्सियल लोडिंग में स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कांस्टेंट निकाल लिया है, अब उसका मजा लेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। देखो हमारे पास एक बार है, मैंने कहा कि इसमें एक टेंसाइल लोड P लगा हुआ है और लेंथ हमारी जो है इनिशियल लेंथ Li है। इनिशियल लेंथ क्या है, Li को आप L भी ले सकते हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है यहाँ पे A, ठीक है। तो मुझे मालूम है यहाँ पे क्या मालूम है कि स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू कितनी होगी हमारी, P बाय एरिया। फोर्स किस में लेंगे, न्यूटन में, एरिया किस में, mm स्क्वायर में, स्ट्रेस किस में आएगी, मेगा पास्कल में। इसे बार बार लिखवाऊंगा मैं ताकि आपके माइंड में छप जाए। अब देखो ध्यान से समझेंगे, मुझे पता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, E इंटू एप्सिलॉन, E इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन, एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। इसे Li ले लो यहाँ पे ना, इसको यहां पे L ही ले लो ओरिजिनल, इसको L ही ले लो यहां पे ओरिजिनल, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, फिर बुक में ले रखा है L तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो डिफॉर्मेशन क्या होता है, डेल्टा L। तो यहां से मैं डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला रखूं, देखो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यह है यंग मॉडुलस, इनटू स्ट्रेन आ गया हमारा डेल्टा L बाय L। मुझे कैलकुलेट करना है डिफॉर्मेशन डेल्टा L। अब डेल्टा L कितना आ जाएगा हमारा, PL अपॉन AE। ये दिमाग में छाप लेना, इससे सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आएगा इससे सीधा सीधा, डिफॉर्मेशन पूछेगा, ठीक है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, मैं बार बार क्या कह रहा था, एडवांटेज क्या है, देखो यहां पर देखो डेल्टा L क्या है बच्चे, डेल्टा है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, जो हमने L मानी हुई है। ध्यान से समझा, ध्यान से समझना यहाँ पे, देखो इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम इस चीज़ का मजा ले रहे हैं, चीज़ें समझो, समझोगे नहीं तो सब डब्बा गोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डेल्टा L किसके बराबर है, PL अपॉन AE। अब मुझे इस एक्सप्रेशन में एक बात बताओ, आपको सारी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, P भी आपको पता है, L भी आपको पता है, एरिया भी आपको पता है, और मटेरियल का यंग मॉडुलस तो हमें पता ही होता है टेंसाइल टेस्ट से। तो क्या अब ये जो LF है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से, कर सकते हैं बच्चे, बिना मेजर किए कर सकते हैं, यही मजा है इस चीज का।
आपको बार बार स्केल लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि मटेरियल कितना डिफॉर्म हुआ। कभी कभी तो ऐसा होगा कि मटेरियल डिफॉर्म होगा, आपको आंखों से दिखेगा ही नहीं, आप कैसे बताओगे कितना डिफॉर्मेशन हुआ? इस फॉर्मूले से बताएंगे। यहां से फाइनल लेंथ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ रही है बात? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ने इतनी आसान कर दी चीजें, इतनी चीजें आसान कर दी कि सारी इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसने, कि बार बार स्केल लेके बैठने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हम इसके पीछे भाग रहे हैं कि भैया इलास्टिसिटी क्या है, इसको देखो, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसका फायदा उठाओ। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे हम डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली, ठीक है? आपको कोई बेजर नहीं करनी है कोई भी चीज। तो आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी बताऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भैया प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीज बना रहे हैं तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इसमें कब कमी है, इसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ चीजें आसान हो गई है। देखो आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है डिफॉर्मेशन का, कि डेल्टा एल होगा हमारा पी एल अपॉन ए ई। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? देखो यहां पर अब एजम्पशंस आएंगे इंट्रोड्यूस्ड, कि सॉम में क्या एजम्पशन है, सॉम में क्या हमने एजम्पशंस लिए हैं। देखो ये दोनों इक्वेशन वैलिड कहां है, ये दो इक्वेशन कहां वैलिड होंगी? इसका वैलिडेशन देखो, ये वैलिड तब होंगी जब मेरा P क्या हो, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए पहली चीज। एरिया क्या हो, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए। E क्या हो, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं, तब हम कह सकते हैं ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन वैलिड है। समझ में आ रही है बात? डिफॉर्मेशन होगा तो लेंथ तो चेंज होगी, फाइनल लेंथ उसकी बात नहीं कर रहे, ओरिजिनल लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेंथ का कोई इतना इफेक्ट नहीं है, वो स्टिफनेस की प्रॉपर्टी में चला जाता है। ये तीन चीजें हैं तो हम ये इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। अब देखो बच्चों कहां कहां ये इक्वेशन फेल करेगी। मैंने कहा देखो इक्वेशन ये कहां फेल कर रही है, ये इक्वेशन कहां फेल्स कर जा रही है। इंजीनियरिंग में कुछ हमारे प्रॉब्लम ऐसी है जहां पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। पहली, अगर मेरी टेपर बार है तो टेपर बार में ये फेल कर गई, टेपर बार में फेल कर गई। कैसा होता है टेपर बार? टेपर बार होता है ऐसा बच्चे, ये होता है हमारा टेपर बार। बताओ यहां क्या फेल कर रहा है, यहां पे क्या फेल कर गया? देखो यहां पे फेल कर गया, ई तो हमारा सेम है, मटेरियल सेम है तो ई सेम है, तो यहां पर ई तो कांस्टेंट है, ई तो यहां पे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हर सेक्शन पे फोर्स भी सेम है, हर सेक्शन पे फोर्स भी सेम है। फोर्स कैसे देखते हैं बच्चे? सेक्शन वाइज। फोर्स कैसे देखते हैं? फोर्स देखते हैं सेक्शन वाइज। हर सेक्शन पे फोर्स सेम आ रहा है। कैसे देखते हैं? मैं आपको सेक्शन लेना सिखाता हूं। अब यहां पे देखो सेक्शन काटेंगे राइट हैंड साइड से। मैं हमेशा पूरा थ्रू आउट कोर्स में सेक्शन राइट हैंड साइड से लूंगा। मैंने दो सेक्शन काटे, एक सेक्शन तो ये है जिसे कहा मैंने सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 के राइट हैंड साइड से मैं देख रहा हूं, मैं कहां से देख रहा हूं? राइट हैंड साइड से। मुझे सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है P, तो सेक्शन P11 पे मुझे फोर्स कितना मिल रहा है? P। ऐसे ही मैंने एक सेक्शन काटा दूसरा, सेक्शन 2। सेक्शन 2 के राइट हैंड साइड में देख रहा हूं, तब भी मुझे एक ही फोर्स दिख रहा है P नेचर का। तो सेक्शन 2 पे भी मेरा क्या फोर्स है? P। तो क्या P चेंज हो रहा है? नहीं, P कांस्टेंट है। यहां पर P कांस्टेंट है। दो इक्वेशन, दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, P भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। बट ये फेल क्यों कर रहा है? ये फेल क्यों कर रहा है बच्चे? क्योंकि यहां पर एरिया कांस्टेंट नहीं है। एरिया सेक्शन 1 का बराबर नहीं है सेक्शन 2 के। एरिया चेंज हो रहा है, एरिया बराबर नहीं है। क्रॉस सेक्शन का एरिया कहाँ है? ये देखो, ये है। ये एरिया कुछ और होगा और ये एरिया कुछ और होगा। समझ में आ रही है बात? एरिया चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया वेरिएबल है।
तो क्या ये इक्वेशन वैलिड है? डेल्टा एल इजगल टू पी एल अपॉन ए ई वैलिड है? नहीं है, नहीं है। पी एल अपॉन ए ई वैलिड है? नहीं है, यहां फेल कर जाती है इक्वेशन। और कहां फेल करेगी? और फेल करेगी स्टेप्ड शाफ्ट में। दूसरी फेल कहां करेगी देखो, दूसरी फेल करेगी स्टेप्ड बार। स्टेप्ड बार में फेल कर जाएगी। स्टेप्ड बार क्या होती है? एक से ज्यादा जब हम बार जोड़ देते हैं, जैसे मान लो हमारी पास एक ये स्टेप्ड बार है इस टाइप का। देखो ध्यान समझेंगे बच्चे, यहां पे हमने एक फोर्स लगाया P, यहां पे एक फोर्स लगाया P, मटेरियल सेम है, बिल्कुल सेम है। हमने कहा सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो क्या E कांस्टेंट है? बिल्कुल है। P कांस्टेंट है? बिल्कुल है। दोनों बार पे समान फोर्स है। सेक्शन लोगे, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। देखो यहां पर सेक्शन लोगे तो P दिख रहा है, और यहां सेक्शन लोगे तो P दिख रहा है। P कांस्टेंट है, बट क्या एरिया कांस्टेंट है? नहीं, ये वेरिएबल है। क्यों? कि यहां पर एरिया चेंज हो गया। देखो ये जो एरिया होगा, इसको मानो A1, ये जो एरिया होगा A2, ये क्या बराबर होगा? नहीं, A1 नॉट इक्वल टू दी A2। दैट्स वाई डेल्टा L इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई इज नॉट वैलिड हेयर। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अलग अलग ट्रीट करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अलग अलग ट्रीट करेंगे। इसे बार 1 मानेंगे, इसे बार 2 मानेंगे, और दोनों का अलग अलग निकालेंगे। जैसे डेल्टा L1 हो जाएगा यहाँ पे P1 L1 अपॉन A1 E1, ऐसे ही डेल्टा L2 हो जाएगा हमारा P2 L2 अपॉन A2 E2। समझ में आ रही है बात? अलग अलग, सब अलग अलग तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है? ठीक है। एक और जगह है जहां पे फेल करता है, थर्ड केस में। और देखो थर्ड केस में कहां फेल करेगा? मान लो मेरे पास एक बार है, मान लो मेरे पास एक बार है जिसमें P फोर्स लगा हुआ है, L लेंथ है। ध्यान से समझेंगे बच्चा, लेकिन एक जंक्शन पे मैंने एक और P फोर्स लगा दिया यहाँ पे, तो क्या अब ये वैलिड है? नहीं। ये बॉडी एक ही है, यहाँ पर क्या है? E, ये भी क्या है हमारा? E। एरिया सेम है। देखो यहाँ पे, यहाँ एरिया चेंज नहीं हो रहा, यहाँ क्या सेम है? E कांस्टेंट है। A क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन P कांस्टेंट नहीं है, P चेंज हो रहा है। यानी कि ये वेरिंग इन नेचर का है, वेरिंग इन नेचर। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे वैलिड नहीं है, और डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई वैलिड नहीं है। ठीक है, टाइम बता दो एक बार कितना हो रहा। देखो अब यहाँ पर फिर एजम्पशंस आ जाएंगे। जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, हमने एजम्पशंस देखने हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, P अपॉन ए और पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ पर एजम्पशंस है, assumptions in SOM इक्वेशन। SOM इक्वेशंस में क्या क्या assumptions हैं, इसको हम देखेंगे। पहला, सबसे पहला कि बार जो होना चाहिए, यानी कि मटेरियल शुड बी, यानी बार लिखेंगे, बार मस्ट बी प्रिज्मेटिक, बार मस्ट बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है बच्चे, प्रिज्मेटिक का मतलब होता है एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, मटेरियल शुड बी, मटेरियल ऑफ बार, मटेरियल ऑफ बार मस्ट बी होमोजीनियस। इस पे अभी हम बात करेंगे, होमोजीनियस एंड
आइसोट्रॉपिक, इन दोनों पे हमने बात करनी है। तीसरा, मटीरियल ओबेज हुक्स लॉ, मटीरियल ओबेज हुक्स लॉ। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ द बार, वेट ऑफ द बार इज नेग्लेक्टेड, वेट कंसीडर नहीं करेंगे, वेट ऑफ द बार इज नेग्लेक्टेड। समझ में आ रही बात? ये हमारे अजम्पशंस है सॉम इक्वेशंस में। कौन सी है वो सॉम इक्वेशंस? कौन सी है सॉम इक्वेशन? स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए और डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। समझ में आ रही है बात? डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ये हमारे इक्वेशंस, जो हमारी सॉम इक्वेशंस होती हैं, उनके एजम्पशंस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो रिलेशन हमने बनाया ना बिटवीन दी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मजा उठाएंगे स्ट्रेन में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।